नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्रिया भाग 2 पढ़ेंगे। आज क्रिया समाप्त हो जाएगा। अगला टॉपिक कारक है, कारक के बाद काल है। ठीक है, तो आज क्रिया समाप्त हो जाएगा। अगला टॉपिक कारक है और कारक के बाद हम लोग काल पढ़ेंगे बाबू। चलिए ठीक, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे कमेंट करो बउआ कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है। तो कमेंट में बाबू क्लियर लिखो, तनी जल्दी से कमेंट करो तो बउआ सभी बच्चे। ठीक, एक बात और, कभी कभी लेट भी होगा ना, तो हमको हड़बड़ाइएगा नहीं। कभी कभी अगर लेट से भी लिंक जाएगा तो नहीं हड़बड़ाइएगा, है ना। आप सीधे प्रश्न करते हो सर आज क्लास नहीं होगा। जब क्लास नहीं होने का रहेगा तो पहले ही आपके पास मैसेज चल जाएगा कि क्लास नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर होने का है तो होगा। तो कभी कभी लेट भी हो सकता है, 2 मिनट 5 मिनट लेट हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, कल तो हम लोग पढ़े थे बाबू सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। मतलब जो क्रिया अपने साथ कर्म को रखती है सकर्मक क्रिया, जो क्रिया अपने साथ कर्म को नहीं रखती है अकर्मक क्रिया। अगर कर्म है तो जो क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। अगर कर्म नहीं है तो जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। तो बाबू हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो आज कुछ क्रिया है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। तो देखिए, इसका परिभाषा लिख चुके हैं। जिस क्रिया से यह बोध होता है कि, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है ना। एकदम याद हो जाना चाहिए भाई। जिस क्रिया से यह बोध होता है कि, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर, कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना हो गया लिखवाना, तो ये लिखवाना जो है ना वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़ना से पढ़वाना, तो ये जो पढ़वाना है ना वो प्रेरणार्थक क्रिया है। दौड़ना से दौड़वाना, तो ये जो दौड़वाना है ना वो प्रेरणार्थक क्रिया है। चलना से चलवाना, ये जो आपका चलवाना है ना वो प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जब वाना लग गया ना
तो समझ जाइए वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। माने खुद काम नहीं करता है बल्कि दूसरों से करवाता है, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है। जब करता हेलो यू ऑल फ्रेंड, तो ये है सोनी कुमारी। सोनी कुमारी हेलो यू ऑल फ्रेंड करते हैं ब्लॉक। तो रुको पहले तुमको ब्लॉक करते हैं, तुमको आज हम ब्लॉक करते हैं। सोनी कुमारी तू हमारा यहाँ पर यहाँ तू दोस्ती निभावेला है। आज फ्रेंडशिप डे है, क्रिया भाग 2 पढ़ा रही है तो यस सर बोले के है ना। तो बताएं साहब बच्चा बोल रहा है यस सर गुड इवनिंग सर, ठीक है। तो ई हेलो है यू ऑल फ्रेंड, तोरा बतावे रुक, तोरा भी ब्लॉक करे रुक, तू तेरे को मैं ब्लॉक कर दूँ, रुको। किधर गया? हाँ तोरा तेरी तोरा रुक, अच्छा हो गलो सब बच्चा देखो हो गया इसको। तेरी आया है या पर फ्रेंडशिप डे मनावेला हमारे यूट्यूब चैनल हमर हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट हमर आजा पर अला ई फ्रेंडशिप डे मनावेला। चल ठीक हो। तो देखिए बाबू, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, दौड़ना से दौड़वाना, चलना से चलवाना। हाँ देखिए, अब जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर, अरे यार 5 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करते हो, तुरंत मैसेज करने लगता है रुक गया सर रुक गया। अरे 5-10 सेकंड कम से कम बर्दाश्त करो यार, तुम बिहार के हो, तुम्हें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बउआ पूर्वकालिक क्रिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बाबू पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर, परिभाषा याद करने के प्रयास कीजिएगा। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया किसी काल में करता है, एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया किसी काल में करता है। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया किसी काल में करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कोई करता है, क्लीन नहीं है, क्लीन नॉट क्लियर लिख रहा है बच्चा, सभी नॉट क्लियर लिख रहा। थोड़ा देर वेट कीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए। तो देखो तो नॉट क्लियर। थोड़ा देर वेट कीजिए बाबू। थोड़ा देर वेट कीजिए बाबू। अब देखिए तो क्लियर है कि नहीं। अब सभी बच्चे कमेंट कीजिए क्लियर है कि नहीं।
चलिए अब सब बोल रहा क्लियर है, सब बच्चा बोल रहा क्लियर है। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे पूर्वकालिक क्रिया। तो जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया किसी काल में करता है ना, तो जो पहली क्रिया हुआ ना बुआ, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्ता जो है एक क्रिया किया और उसको समाप्त कर दिया, फिर दूसरा क्रिया किसी काल में किया, तो जो पहले समाप्त हुआ ना क्रिया, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जिससे वह खाकर पढ़ने गया, तब पहले इसमें दो काम हुआ है, वो खाना हुआ है, वो पढ़ना हुआ है ना, पढ़ने जाना। तो बताइए, आप ही सोचिए कौन पहले हुआ है। तो पहले वह खाकर पढ़ने गया, पहले वो खाया तब पढ़ने गया। वह पढ़कर सो गया, तो पहले वो पढ़ा तब सो गया, तो ये पढ़कर हो गया पूर्वकालिक क्रिया। खाकर हो गया पूर्वकालिक क्रिया, पढ़कर हो गया पूर्वकालिक क्रिया। और देखिए नोट में हम लिखे हैं पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगा रहता है। तो देखिए खाकर, पढ़कर, हंसकर, तो कर लगा रहता है बच्चा, कर। तो हम लोग उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सहायक क्रिया। तो चलिए सहायक क्रिया है ना, याद कीजिएगा इसका परिभाषा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, परिभाषा याद होना चाहिए। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। याद भी हो गया होगा, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अथवा मुख्य क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी भी क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी भी क्रिया होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी भी क्रिया होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए, वह खाता है, तो मुख्य क्रिया इसमें है खाना, मतलब खाता। तो उसके अतिरिक्त जो क्रिया है वो सहायक क्रिया है। तो उसके अतिरिक्त में है, तो है हो गया सहायक क्रिया। मैंने पढ़ा था, तो मुख्य क्रिया कौन है? पढ़ा, तो था हो गया सहायक क्रिया। तुम जग रहे थे, तो जग हो गया कौची? जगना। तो जग हो गया कौची? सहायक क्रिया। जग हो गया कौची? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया हो गया। तो रहे थे ये हो गया आपका सहायक क्रिया। वे सुन रहे थे, तो सुन हो गया मुख्य क्रिया। रहे थे सहायक क्रिया। उम्मीद करते हैं बाबू आपको समझ में आ गया होगा। वह खा चुका है, खा हो गया मुख्य क्रिया, चुका है सहायक क्रिया। खा हो गया मुख्य क्रिया, चुका है सहायक क्रिया। तो लिख दिए हैं मुख्य क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में, मुख्य क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी भी क्रिया होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं
सहायक क्रिया। अब लास्ट यहाँ पर है बउआ संयुक्त क्रिया। ये भी आपका बिल्कुल आसान है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मिले जुले रूप को, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मिले जुले रूप को, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मिले जुले रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया इसमें खा है और सहायक क्रिया चुका है, तो संयुक्त क्रिया कौन हो गया? खा चुका है। मिले जुले रूप को, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया सबको मिला दीजिएगा ना, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया सबको मिला दीजिएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। वह घर चला गया, तो चला हो गया मुख्य क्रिया और गया हो गया सहायक क्रिया, अब मिला दिए तो हो गया संयुक्त क्रिया। खाती हो गया मुख्य क्रिया, है हो गया सहायक क्रिया, और अगर दोनों को मिला दिए तो हो गया संयुक्त क्रिया। तो खा चुका है ये संयुक्त क्रिया है, चला गया ये संयुक्त क्रिया है, खाती है ये संयुक्त क्रिया है। तो इस प्रकार से बाबू हमने आपको पढ़ा दिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ गया तो यस लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो नो लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए, आपने यस भी लिखा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग को और पढ़ना है, थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी आप लिए होंगे बाबू। अब थोड़ा सा और पढ़ लेंगे ना तो क्रिया एकदम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न लिखते हैं भाई, एक प्रश्न लिखते हैं, मूल क्रिया एवं यौगिक क्रिया में अंतर स्पष्ट करें। मूल क्रिया एवं यौगिक क्रिया में मूल क्रिया एवं यौगिक क्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग मूल क्रिया देख के डैश करेंगे। सबसे पहले हम लोग मूल क्रिया पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस क्रिया में प्रत्यय या किसी अन्य का योग नहीं रहता है, उसे
मूल क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में प्रत्यय या किसी अन्य का योग नहीं रहता है उसको हम लोग मूल क्रिया कहते हैं, है ना। मतलब क्रिया के अंत में कुछ लगा हुआ अगर नहीं है तो वो आपका मूल क्रिया है। जैसे पढ़ कुछ नहीं लगल है, हंस कुछ नहीं लगल है, लिख कुछ नहीं लगल है, इत्यादि। तो ये हो गया आपका मूल क्रिया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यौगिक क्रिया। बस यही परिभाषा है। जिस क्रिया में प्रत्यय या किसी अन्य का योग रहता है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में प्रत्यय या किसी अन्य का योग रहता है उससे यौगिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में प्रत्यय या किसी अन्य का योग रहता है उससे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, पढ़ना, हंसना, हंस पढ़ना इत्यादि। तो इसको हम लोग यौगिक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और बाकी विशेष कल होगा, कल हम लोग कारक पढ़ेंगे। तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट में यस लिख दीजिए और बाकी विशेष कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।